नमस्कार प्यारे शिक्षक साथियों, मैं श्रीराम भास्कर अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम यूपी टेट का जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए प्रश्न हैं, जो सीडीपी के प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, 100 क्वेश्चन को देखेंगे। इसका क्विक रिवीजन करने वाले हैं। इसको आप देख लीजिए, परीक्षा में जाने के लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल इससे मदद मिलेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ये पहला क्वेश्चन आपका बाल विकास सिद्धांत से लिया गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है आपका ये बाल विकास सिद्धांत और अवस्था से बना है। 1 से 25 तक क्वेश्चन को देखेंगे। 1 से 25 तक क्वेश्चनों को देखेंगे तो पहला क्वेश्चन है आपका कि बाल विकास यानी बाल विकास किस अवस्था को अनोखा काल कहा जाता है, यानी कि बाल विकास की किस अवस्था को अनोखा काल कहा जाता है। तो ये बाल अवस्था काल को जो है अनोखा काल के नाम से जाना जाता है। ये किसके अनुसार है, तो कुल एवं पुरुष के अनुसार जो है बाल विकास को अनोखा काल के अवस्था के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है वेलेंटाइन का है। ये कथन जो है आपका वेलेंटाइन का कथन है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि किशोरी अवस्था में बड़े यानी कि जो किशोरी अवस्था है बड़े संघर्षपूर्ण तनाव और तूफान का विरोध की अवस्था है। यानी जो किशोरावस्था की अवस्था होती है आपका, वो बड़े तूफान और संघर्षपूर्ण तनाव का विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है, तो स्टैनले हॉल का है। यह कथन स्टैनले हॉल का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है, तो ये है वंशानुक्रम एवं वातावरण के योगदान का परिणाम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि विकास जो है आपका विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है, तो ये निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली एक प्रक्रिया है। और बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन है आपका कि खिलौनों की आयु यानी कि खिलौनों टॉय एज किसे कहते हैं, तो ये पूर्व बाल अवस्था को जो है खिलौना की अवस्था कहते हैं या टॉय एज कहते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किसे कक्षा शिक्षण की गंदी अवस्था कहते हैं, यानी डर्टी एज किसे कहते हैं, तो बाल्य अवस्था को डर्टी एज कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा काफ़ी गंदगी करता है, इसलिए इसको डर्टी एज कहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि बालक के समाजीकरण का प्रथम शिक्षक कौन होता है, तो वो होता है माता पिता। यानी प्रथम समाजीकरण का शिक्षक पर समाज में जाने से पहले बच्चा जो है अपने माता पिता से सीखता है, तो उसके बाद से ही विद्यालय में वो प्रवेश लेता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मस्तक अधोमुखी सिद्धांत के अनुसार विकास कैसे होता है, तो ये होता है सिर से पैर की ओर। मस्तक अधोमुखी मतलब मस्तक में सिर होता है, तो सिर से पैर की ओर होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 9 क्वेश्चन है आपका कि समीप दूराभिमुख सिद्धांत के अनुसार विकास कैसे होता है, तो ये केंद्र से परिधि यानी कि बाहर की ओर होता है, केंद्र से बाहर की ओर होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, तो जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं मानी है। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका 11 नंबर क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार वस्तु अस्थायित्व का गुण की अवस्था किसे माना जाता है, तो ये है आपका वस्तु अस्थायित्व गुण की जो अवस्था मानी जाती है, तो संवेदी प्रेरक अवस्था जो है वस्तु अस्थायित्व गुण की अवस्था मानी जाती है, जो कि 0 से लेकर 2 वर्ष तक की होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि अहम केंद्रित विचार पियाजे की किस अवस्था की विशेषता है, तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। अहम केंद्रित का विचार जो 2 से 7 वर्ष तक होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है 0 से 7 वर्ष होती है। किस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन करने लगता है, यानी कि किस अवस्था में बच्चा जो है तार्किक रूप से सोचना चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, तो वह है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष तक होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है
कि वाइगोस्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं। वाइगोस्की के अनुसार जो बच्चे कैसे सीखते हैं तो वयस्कों एवं समवयस्कों के साथ परस्पर अंतःक्रिया करके जो है बच्चे सीखते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि जेपीडी का पूर्ण रूप क्या होगा। तो जेपीडी का पूर्ण रूप पूछ दे तो आपका ये हो जाएगा आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जेडीपी का पूर्ण रूप होगा ये समीप, हिंदी में दिया है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है कि वाइगोस्की के सिद्धांत में पाढ़ या ढांचा क्या है। तो वयस्कों द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता यानी पाढ़ या ढांचा। जैसे बच्चा कोई चल नहीं पाता है तो उसके माता पिता हो या कोई भी हो उसको सबसे पहले अपनी उंगली पकड़ कर चलाता है, तो एक तरफ से उसी को हम पाढ़ कहते हैं, यानी कि सहारा देना, ढांचा प्रदान करना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये दिया था लॉरेंस कोहेनबर्ग ने जो है नैतिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कोहेनबर्ग के अनुसार अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास की स्तर में आता है। तो अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास की स्तर में आता है तो यह आता है आपका पारंपरिक स्तर में आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका कि लड़कों को गाड़ी और लड़कियों को गुड़िया देना ये क्या दर्शाता है। तो ये जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है, जेंडर भेदभाव को दर्शाता है। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका कि विकास किस ओर बढ़ता है। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास हमेशा बढ़ता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। इसके बाद से अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रकृति पोषण विवाद किससे संबंधित है। तो प्रकृति पोषण विवाद ये किससे संबंधित है। तो ये आनुवंशिकी एवं वातावरण से संबंधित है। आनुवंशिकी एवं वातावरण से जो है प्रकृति पोषण विवाद संबंधित है। बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन के साथ। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बालक के हाथ पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं, यह कथन किसका है। तो यह रूसो का कथन है कि बच्चे के जो है हाथ पैर और नेत्र जो है प्रारंभिक शिक्षक हैं। तो ये जो है रूसो ने कहा था। उसके बाद से गैंग एज किसे कहा जाता है। गैंग एज की अवस्था यानी ग्रुप एज की अवस्था किसे कहते हैं। तो बाल्यावस्था को कहते हैं। जो है ग्रुप एज की अवस्था है वो बाल्यावस्था है। उसके बाद से आपका अगला क्वेश्चन है बुद्धि का एकल सिद्धांत किसने दिया था। जो बुद्धि का एकल सिद्धांत किसने दिया था। तो बुद्धि का एकल सिद्धांत जो है अल्फ्रेड बिने ने दिया था। बुद्धि का एकल सिद्धांत जो है अल्फ्रेड बिने ने दिया था। तो इस प्रकार अब दूसरा पार्ट हम देखते हैं अधिगम एवं बुद्धि सिद्धांत से संबंधित जो प्रश्न है उसको देखते हैं। अधिगम एवं बुद्धि से सिद्धांत ये 26 से प्रश्न दिए गए हैं, आपको देखते हैं कि पहला है आपका 26 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बुद्धि कारक का सिद्धांत किसने दिया था। तो बुद्धि कारक का जो सिद्धांत दिया था वो स्पेयरमैन ने दिया था। आपका स्पेयरमैन ने बुद्धि कारक का सिद्धांत दिया था। उसके बाद से बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, यानी कि बहुबुद्धि हावर्ड गार्डनर जो है बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन है मानसिक आयु का संप्रत्यय किसने पहले दिया था। तो ये साइमन बिने ने, ठीक है, साइमन बिने ने 1908 ईस्वी में दिया था। बुद्धिलब्धि IQ का सूत्र क्या होता है। तो ये होता है आपका बुद्धिलब्धि IQ का जो सूत्र होता है आपका मानसिक आयु बटा में वास्तविक आयु, मानसिक आयु बटा में वास्तविक आयु गुणे 100 होता है, गुणे 100 होता है। बुद्धिलब्धि का यह सूत्र होता है कि वास्तविक आयु बटा में मानसिक आयु बटा में वास्तविक आयु गुणे 100 होता है। यानी कि इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं वास्तविक आयु आपका और IQ यानी कि वास्तविक आयु को क्या लिखते हैं, IQ लिखते हैं। IQ बराबर हो जाएगा आपका बुद्धिलब्धि मानी IQ बराबर हो जाएगा मानसिक आयु यानी कि MA बटा में उसके बाद से CA गुणे 100। तो ये हो गया आपका शॉर्ट में। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन है आपका कि IQ सूत्र का अंतिम रूप से परिमार्जन किसने किया था। तो वो टर्मन ने 1916 ईस्वी में इसका परिमार्जन किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन है 140 से अगर बुद्धिलब्धि 140 से IQ लेवल 140 से अधिक है तो बच्चों को किस श्रेणी में रखा जाता है। तो वो जीनियस बच्चे होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। बढ़ते हैं सृजनात्मकता
मुख्य रूप से किससे संबंधित है, तो यह है अपसारी चिंतन से संबंधित है। सृजनात्मकता जो है अपसारी चिंतन से संबंधित है। 33 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था, यानी क्लासिकल जो है थ्योरी किसने दी थी अधिगम का जो है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, तो ये है योहान पावलोव ने जो है कुत्ते प्रयोग किए थे अपना कुत्ते पे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन है कि पावलोव के प्रयोग में लार का आना कौन सी अनुक्रिया है, तो ये स्वाभाविक अनुक्रिया है। जो पावलोव मतलब कि कुत्ते बार बार वो क्या करते थे कि कुत्ते को घंटी बजाते थे, रोटी दे देते थे, और रोटी देने के बाद से जब कुत्ता वहाँ पे आता था तो कुछ दिनों तक यही प्रक्रिया चलती रही। तो जब कुत्ता वहाँ आया तो घंटी बजी तो उसके मुंह से लार टपक गया, और तो उसी को कहते हैं स्वाभाविक अनुक्रिया। मतलब कि बार बार आपका जो भी है स्वाभाविक अनुक्रिया, एक ही क्रिया बार बार दोहरा रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उसको हम रोटी ना देकर केवल घंटी बजाई तो उसके मुंह से लार टपक गया, तो इसी को कहते हैं स्वाभाविक अनुक्रिया। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो इसके प्रतिपादक जो हैं आपके B.F. स्किनर हैं, जो है B.F. स्किनर जो है चूहे पे एवं कबूतर पे अपना प्रयोग किए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन है कि स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास कैसे होता है, तो अनुकरण एवं पुनर्बलन के फलस्वरूप होता है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था, तो प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने दिया था। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक ने जो कि बिल्ली पे प्रयोग किए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थॉर्नडाइक के अधिगम का मुख्य नियम थे, कितने नियम थे, तो 3 नियम थे। पहला नियम था तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, और तीसरा जो था प्रभाव का नियम था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 39 नंबर क्वेश्चन है अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये कोहलर ने दिया था। अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत कोहलर ने दिया था। सुल्तान नामक चिंपैंजी पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था, सुल्तान नामक चिंपैंजी पे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 40 नंबर क्वेश्चन है कि कोहलर किस संप्रदाय से जुड़े थे, तो गेस्टाल्टवाद से जुड़े थे। जो कोहलर थे गेस्टाल्टवाद संप्रदाय से जुड़े थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 41 नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं अल्बर्ट बंडूरा गोबोडॉल का प्रयोग किए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया था, यानी अधिगम का जो क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिए थे कुर्ट लेविन ने जो है अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत कुर्ट लेविन ने दिया था। कुर्ट लेविन ने अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत दिया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सीखने का पठार क्या दर्शाता है, तो सीखने का पठार क्या दर्शाता है, तो सीखने का जो पठार है वो क्या दर्शाता है, सीखने की प्रक्रिया की स्थिरता या उन्नति न होना, यानी कि पठार एक तरफ से क्या होता है समतल एक हाइट तक जाकर वो क्या होता है रुक जाता है, तो ये क्या करता है सीखने की प्रक्रिया पर स्थिरता को दर्शाता है या उन्नति नहीं उसका होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 44 नंबर क्वेश्चन है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि जब पूर्व का सीखा गया ज्ञान नए ज्ञान के सीखने में बाधा डालता है तो उसे क्या कहते हैं, पूर्व यानी पहले का जो सीखा गया ज्ञान है वो नए सीखने में बाधा डालता है उसे ऋणात्मक अधिगम कहते हैं, ऋणात्मक अधिगम हस्तांतरण कहते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है कि शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक कौन है, तो ये है नॉर्मन एवं क्राउन। नॉर्मन एवं क्राउन जो है इसके प्रतिपादक हैं। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम का कहलाता है, किसने कहा था, तो ये गेट्स के अनुसार है कि मतलब कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है, ये गेट्स एवं अन्य के द्वारा कहा गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि ठोस तरल बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये आर बी कैटल ने जो है ठोस तरल बुद्धि का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार नई जानकारी को पुरानी जानकारी में शामिल करने को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं आत्मसातीकरण कहते हैं, आत्मसातीकरण कहते हैं। बढ़ते हैं 48 हो गया 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 49 नंबर क्वेश्चन है आपका 49 नंबर क्वेश्चन है कि पुरानी स्कीमा को बदल कर नया स्कीम न कर दे देना क्या कहलाता है, तो समायोजन कहलाता है, आपका समायोजन कहलाता है। अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किसने दिया था, तो अभिप्रेरणा का जो है मूल प्रवृत्ति सिद्धांत जो है विलियम मैकबूल ने दिया था। विलियम मैकबूल जो इन्होंने 14 मूल प्रवृत्ति सिद्धांत दिए थे, विलियम मैकबूल ने जो है अभिप्रेरणा के 14 मूल प्रवृत्ति सिद्धांत दिए थे। समावेशी शिक्षा और विशिष्ट
बालक से संबंधित तीसरा भाग है आपका कि समावेशी शिक्षा और विशिष्ट बालक से जो संबंधित है। तो ये 51 से 75 तक दिए गए हैं, इसको देख लेते हैं आप कि पठन बच्चा यानी पढ़ने में जो कठिनाई होती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है डिसलेक्सिया कहा जाता है। और लेखन संबंधी कठिनाई को क्या कहते हैं, डिस्ग्राफिया कहते हैं। जो लेखन संबंधी कठिनाई उसको क्या कहते हैं, डिस्ग्राफिया कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गणित संबंधी गणना जो कठिनाई जो होती है उसे क्या कहते हैं, तो डिस्कैलकुलेसिया कहते हैं, डिस्कैलकुलेसिया। उसके बाद से 54 नंबर क्वेश्चन है कि गति कौशल यानी मोटर स्किल के समन्वय में कमी को क्या कहते हैं, तो डिस्पेक्सिया कहते हैं उसे, डिस्पेक्सिया। आपका डिस्पेक्सिया उसको कहते हैं। डिस्पेक्सिया जो है गति कौशल में समन्वय में जो कमी आती है तो उसे डिस्पेक्सिया कहते हैं। और उसके बाद से ADHD का पूर्ण रूप क्या होता है, तो ADHD का पूर्ण रूप देख लीजिए, अटेंशन डिफेक्टिव हाइपरएक्टिव डिसऑर्डर होता है आपका। अवधान न्यूनता अति सक्रियता विकार होता है, हिंदी में इसको देख लेंगे। उसके बाद से आपका है ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था, यह किसने बिंदुओं पर आधारित है, तो ब्रेल लिपि लुई ब्रेल ने किया था, 6 बिंदुओं पर आधारित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो समावेशी शिक्षा का जो है मुख्य उद्देश्य है आपका कि सामान्य से विशिष्ट दिव्यांग बच्चों को एक साथ एक ही छत के नीचे शिक्षा देना। समावेशी यानी सभी प्रकार के बच्चे उसमें शामिल किए जाते हैं। समावेशी शिक्षा में जो भी है दिव्यांग से लेकर तीव्र से लेकर हर प्रकार के बच्चे शामिल किए जाते हैं। अमीर गरीब हर घराने के बच्चे उसमें शामिल किए जाते हैं समावेशी शिक्षा में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन कहता है 58 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बालकों में के अंतर्गत कौन कौन से बालक आते हैं। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत जो कौन कौन से बालक आते हैं, तो पहला है प्रतिभाशाली बालक, वो अपने खुद में विशिष्ट होते हैं। मंदबुद्धि बालक अपने में खुद में विशिष्ट, पिछड़े बालक, उसके बाद विकलांग बालक, सृजनशील बालक, ये सभी बालक आ जाते हैं आपके। 58 नंबर क्वेश्चन है आपका। 58 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली बालक की पहचान करने के लिए सबसे प्रामाणिक तरीका क्या है, तो बुद्धि परीक्षण हो जाता है। प्रतिभाशाली बच्चे की पहचान करना है, सबसे बच्चा कौन तेज है तो उसका बुद्धि परीक्षण कर लीजिए, पता चल जाएगा कि वो तेज है या कमज़ोर है, कैसा बच्चा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन, वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा का मुख्य धारा में जोड़ना किसका हिस्सा है, तो ये समावेशी शिक्षा का हिस्सा है। उसके बाद से 60 नंबर क्वेश्चन है, टर्मन के अनुसार जो है, टर्मन के अनुसार औसतम बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो वो होती है 90 से 109 के बीच में होती है। औसतम बालक की जो बुद्धि होती है 90 से 109 के बीच में होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 61 नंबर क्वेश्चन है कि पिछड़े बालक वे होते हैं जिनकी शैक्षणिक बुद्धि लब्धि IQ यानी कि जो होता है कम होता है, IQ जो होता है कम होता है, तो 85 से कम होता है। ये किसके अनुसार है, तो सिरिल बर्ड्स के अनुसार है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 62 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सृजनात्मकता के मुख्य तत्व कौन से हैं, तो सृजनात्मकता के जो मुख्य तत्व हैं वो प्रवाह है, लचीलापन है, उसके बाद से मौलिकता है तथा विस्तारण है। 4 तत्व हैं आपके। 63 नंबर क्वेश्चन है आपका। 63 नंबर कि श्रवणबाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए किस सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो वो साइन लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, साइन लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 64 नंबर क्वेश्चन है, विकासात्मक मनोवैज्ञानिक का जनक किसे माना जाता है, तो वह जीन पियाजे को माना जाता है। विकासात्मक मनोवैज्ञानिक का जो जनक है वो जीन पियाजे हैं। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक अगर पूछते प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है, तो एक किलपैट्रिक जॉन डेवी ये जो शिष्य हैं वो हैं प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक। उसके बाद से किंडरगार्टनर विधि के जन्मदाता कौन है, किंडरगार्टनर विधि के जन्मदाता है वो फ्रेडरिक फ्रोबेल है। फ्रेडरिक फ्रोबेल किंडरगार्टनर विधि के जन्मदाता है। उसके बाद से मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति किसने शुरू की थी, मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति जो है किसने शुरू की थी, तो डॉक्टर मरिया मॉन्टेसरी ने शुरू की थी, मरिया मॉन्टेसरी ने शुरू की थी। 68 नंबर क्वेश्चन है आपका। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डाल्टन शिक्षण पद्धति, 68 नंबर क्वेश्चन है आपका कि डाल्टन शिक्षण विधि किसने दी थी, तो ये है हेलेन पार्क हर्स्ट ने दी थी, हेलेन पार्क हर्स्ट ने दी थी। उसके बाद से आपका ह्यूरिस्टिक विधि की खोज किसने की थी, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ह्यूरिस्टिक विधि की खोज के प्रतिपादक जो हैं तो वो कौन है, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग है, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग है। बढ़ते हैं 70 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 70 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार
बनाया गया। तो ये 86वें संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया। बढ़ते हैं 71 नंबर क्वेश्चन है आपका कि आरटीई एक्ट 2009 में पूरे देश में कब लागू किया गया? तो 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आरटीई 2009 के तहत प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए? तो 1:30 का होना चाहिए, यानी कि 1 शिक्षक पे 30 छात्र होने चाहिए। उसके बाद से आरटीई 2009 के अनुसार एक सप्ताह में शिक्षक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे कितने होने चाहिए? तो 45 घंटे के होने चाहिए। एक घंटे में कम से कम 45 घंटे वो काम करे। तैयारी सहित 1 घंटे हैं। उसके बाद से आपका है 74 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष कौन है? तो प्रोफेसर यशपाल जी हैं, एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष। इसके बाद से आपका पार्ट यानी कि भाग 4 दिया है आपका कि शिक्षण विधियाँ एवं मूल्यांकन की विविध। बढ़ते हैं 76 से 100 तक है क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र या थीम क्या है? तो ये शिक्षा बिना बोझ के है। इसका मुख्य थीम क्या थी? तो शिक्षा बिना बोझ के। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? तो ये ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड है वो किससे संबंधित है? तो ये है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है आपका प्राथमिक स्कूलों में न्यूनतम आवश्यकता सुविधा प्रदान करने से है। यानी कि ये आपका 1987 से 1988 में इसको लाया गया था। माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय मॉडल में कुल कितने समय है? तो ये आपका 30 मिनट है। सूक्ष्म शिक्षण जो है 36 मिनट का आपका है। सूक्ष्म शिक्षण को 36 मिनट रखा गया है। उसके बाद है 79 नंबर क्वेश्चन है तो सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग के जनक कौन है? तो अगर माइक्रो टीचिंग के जनक की बात की जाए तो जनक जो है आपका राइट एलन है। राइट एलन है आपका सूक्ष्म शिक्षण के जनक जो हैं एलन जी हैं। अब उसके बाद से 80 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षण के 3 ध्रुव कौन कौन से हैं? शिक्षण के जो 3 ध्रुव हैं वो कौन कौन से हैं? तो शिक्षण के जो 3 ध्रुव हैं आपका शिक्षक है, विद्यार्थी है और पाठ्यक्रम है। 3 ठो है आपका शिक्षक, विद्यार्थी और शिक्षार्थी या पाठ्यक्रम। जॉन डीवी के अनुसार हैं शिक्षक के 3 ठो ध्रुव। बढ़ते हैं 81 नंबर क्वेश्चन है। 81 नंबर क्वेश्चन आपको कहता है 81 नंबर क्वेश्चन है आपका 81 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षण अधिगम विधि कैसे काम करती है? तो उदाहरण से नियम की ओर काम करती है। जो शिक्षण अधिगम विधि है वो कैसे काम करती है? तो उदाहरण से नियम की ओर काम करती है। उदाहरण से नियम की ओर काम करती है। 82 नंबर क्वेश्चन है आपका 82 नंबर क्वेश्चन है शिक्षण निगमन विधि की दर कैसे काम करती है? तो नियम से उदाहरण के निगमन नियम है, यहाँ पे नी है, यहाँ पे नी है। नियम से नी से नियम, नी से नियम, ठीक है, यानी नी से नियम हो जाएगा। तो इसमें निगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर जाती है। आगमन विधि जो है उदाहरण से नियम की ओर आती है। आगमन विधि जो है उदाहरण से नियम की तरफ चलती है, नियम की तरफ चलती है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि इफ स्टाइल मूल्यांकन क्या? इफ स्टाइल मूल्यांकन क्या है? तो उत्तर इसका आप देख सकते हैं कि किसी छात्र के वर्तमान प्रदर्शन की तुलना में उसके पिछले वर्ष के प्रदर्शन को पिछले वर्ष के प्रदर्शन का जो तुलना किया जाता है उसी को कहते हैं स्टाइल्स कहते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन है आपका 84 नंबर क्वेश्चन है आपका 84 नंबर क्वेश्चन है आपका कि देखिए 84 नंबर से क्वेश्चन देखिए 84 नंबर क्वेश्चन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का शब्द का क्या अर्थ है? तो शैक्षिक और सशैक्षिक दोनों क्षेत्रों में मूल्यांकन करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है आपका 85 नंबर की बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? तो जेपी गिलफोर्ड ने जो है बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत जो दिए थे जेपी गिलफोर्ड ने दिए थे। 86 नंबर क्वेश्चन है आपका 86 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार स्वायत्त नैतिकता की आयु क्या है? तो 10 वर्ष से अधिक है, 10 वर्ष से अधिक है। स्मृति के 4 चरण कौन कौन से हैं? तो स्मृति के जो 4 चरण हैं उसको देख लेते हैं। स्मृति के 4 चरण जो हैं आपके स्मृति के 4 चरण अधिगम है, धारण है, स्मरण है और पहचान है।
स्मृति के 4 चरण है, उद्गम, धारण और स्मरण तथा पहचान। ये स्मृति के 4 चरण हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है स्मृति के 4 चरण जो है। अगला क्वेश्चन है आपका 88 नंबर कि मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत के जनक कौन है? तो ये सिगमंड फ्रायड हैं, जो है मनोविश्लेषणवाद के जनक माने जाते हैं, सिगमंड फ्रायड। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है 89 नंबर क्वेश्चन है। 89 नंबर क्वेश्चन है, फ्रायड के अनुसार मन की 3 अवस्थाएं कौन सी होती हैं? तो फ्रायड के जो अनुसार है मन की 3 अवस्थाएं होती हैं आपकी। मन की 3 अवस्थाएं होती है चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। चेतन, अर्धचेतन और अचेतन जो है ये होती हैं आपकी 3 अवस्थाएं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन है आपका कि व्यक्तित्व मापन की रोरसा स्याही धब्बा का परीक्षण किसने बनाया था? तो ये हरमन रोरसा ने बनाया था। हरमन रोरसा ने, रोरसा इसमें भी है, रोरसा इसमें भी है, तो इसको आप पकड़ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका TAM व्यक्तित्व के परीक्षण किसने विकसित किया था? तो TAT जो है व्यक्तित्व का परीक्षण किसने विकसित किया था? तो ये मॉर्गन एवं मरे ने विकसित किया था। मॉर्गन एवं मरे ने विकसित किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 92 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बाल अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये किया गया था आपका लियोपोल्ड बैलक लियोपोल्ड बैलक के द्वारा इसको विकसित किया गया था। बढ़ते हैं 93 नंबर क्वेश्चन है आपका। 93 नंबर क्वेश्चन है अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? तो कार्ल जुंग ने। कार्ल कहीं जुंग लिखा रहेगा, कहीं जुंग लिखा रहेगा, तो कार्ल जुंग ने, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। चलिए, तो कार्ल जुंग ने उसका अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी का वर्गीकरण किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर क्वेश्चन है आपका कि स्वास्थ्य शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, यह कथन किसका है? तो अरस्तु का कथन है। सीखने, और उसके बाद 95 नंबर क्वेश्चन है सीखने के लिए नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो थॉर्नडाइक ने किया था। जो है सीखने के लिए नियम का जो प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था। आपका है 98 नंबर क्वेश्चन मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 में स्कूली शिक्षा का ढांचा क्या है? पाठ्यक्रम का ढांचा क्या है? तो 5+3+4 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्धि का पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया था? तो ये फिलिप वर्नर ने दिया था, फिलिप वर्नर ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। और 99 नंबर क्वेश्चन है आपका। 99 नंबर क्वेश्चन है कि संवेगात्मक बुद्धि शब्द को प्रसिद्ध करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये डेनियल गोलमैन को दिया जाता है, डेनियल गोलमैन का। और इस वीडियो का अंतिम और लास्ट प्रश्न है 100वां क्वेश्चन कि किंडरगार्टनर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो है किंडरगार्टनर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो बच्चों का बगीचा होता है। इस प्रकार हमारे 100 क्वेश्चन CDP के समाप्त हुए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।